इंसान अपना देश छोड़कर बाहर तो रहने लग जाता है, लेकिन साथ में बहुत चीज़ें वो फेस करता है। नौकरी, आगे क्या करना है, फ्यूचर कैसे बनेगा, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, ये सब चीज़ें सभी सोचते हैं और मैंने भी यही सब चीज़ें सोची थी। तो आज मैं यही बताना चाहूँगी कि मेरी फर्स्ट जॉब यूएसए में कैसे लगी और कैसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ। यस, करेक्ट। कैसे मेरे साथ उस कंपनी में फ्रॉड हुआ, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी और अगर आपको ये जानना है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और साथ में मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही ढेर सारे यूएस के कंटेंट्स लाकर देती रहूँगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं और मैं ये पूरा ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी अपना, क्योंकि मैं भी आप जैसी ही हूँ और जो चीज़ें मैंने यहाँ पर स्ट्रगल की है, जो मेरा हसल रहा है, वो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ। चलिए दोस्तों, तो फिर आज इस टॉपिक पे बात करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए, बिकॉज़ सुबह थोड़ा से रैंडम कॉल्स हो गई थी ऑफ़िस की, उसके बाद निर्भय उठ गया था सो के, फिर उसको नहलाना, उसको ब्रेकफ़ास्ट कराना एंड देन लंच प्रिपरेशन, एवरीथिंग जैसा होता है डेली लाइफ़ में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको खुद से ही सब करना पड़ता है, तो अब आदत हो गई है। तो चलिए अपार्ट फ्रॉम दिस मैं अब बात करती हूँ मेन टॉपिक पे, जो बहुत इन्फॉर्मेटिव है एंड आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि मेरी जो जॉब लगी थी यूएस में, वो कैसे लगी थी एंड मेरे साथ बहुत ही बड़ा बड़े वाला धोखा हुआ था इस कंपनी में, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। बट सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो प्रोसेस कैसे हुआ था। तो जब हम लोग लास्ट ईयर इंडिया में थे, तो मेरे हस्बैंड की जो कंपनी है, उन्होंने अंकित को L1 वीज़ा पे यहाँ पर भेजा है यूएस में। उसके बाद क्या हुआ, जब L1 वीज़ा आपके स्पाउस का लगता है ना, तो आपका ऑटोमेटिकली L2 लगना ही है एंड ये फॉर श्योर है, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड पॉलिसीज़। तो देखा जाए तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स में वीज़ा के जो टाइप्स होते हैं, वो होते हैं 185, करेक्ट, एंड उनमें से हमारा था L1 एंड L2। तो L2 में क्या होता है कि आप यूएस में लीगली काम कर सकते हो, चाहे वो आप फुल टाइम जॉब करो या फिर आप इंडिया की कोई कंपनी है वो यहाँ पर है, उसमें आप जॉब कर सकते हो एंड या फिर आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, आप कुछ भी जॉब कर सकते हो, आपको लीगली ऑथराइज किया जाता है जॉब करने के लिए। और या फिर आप ईएडी अप्लाई कर सकते हो, मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। तो ये सब बहुत ईजी है, L2 वीज़ा वालों के लिए बहुत ईजी है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ था एंड मैं तभी मुझे पता लग गया कि अगर L2 वीज़ा है तो ठीक है, मुझे को ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी है। मेरे दिमाग में यही था कि ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है मुझको और मैं जॉब ढूँढ रही हूँ तो होपफुली मिल जाए। बिकॉज़ बोलते हैं लोग यहाँ पे कि जॉब को लगने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 3 महीने लग जाते हैं, 5 महीने भी लग जाते हैं, यहाँ तक कि साल भर भी लग जाता है। अगर मार्केट अच्छा होगा तो आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगर मार्केट में हायरिंग बंद होगी तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो मेरे साथ हो गया था। तो जब हम लोग शिफ्ट हुए, हम लोग लास्ट ईयर जून में आ गए थे एंड ऑलमोस्ट विल बी कंप्लीटिंग 1 ईयर सून ओवर हियर। तो मैं जॉब सर्च करती रही। फिर मैंने यहाँ पर आकर कुछ ऐप्स डाउनलोड कर ली थी, कुछ जॉब ऐप्स डाउनलोड करी थी, जैसे डाइस, इंडीड, ग्लासडोर एंड लिंक्डइन तो था ही मेरे पास। तो इसमें मैंने अपना अपडेटेड रिज्यूमे अपलोड कर दिया था विद प्रॉपर स्किल सेट, और मैंने उसी हिसाब से किया था जो यूएसए में फॉर्मेट होता है रिज्यूमे का, वो सब कर दिया। ठीक है, अब भाई मैंने देखती रही, जैसे अगले दिन देखा कि कुछ आया या नहीं आया, फिर उसके बाद देखा आया नहीं आया, क्योंकि मेरे पास तो कुछ था नहीं ना करने को। इसीलिए मैं यही सब ढूँढती रहती थी, क्या करना है, जब क्या करना है? तो ये सब चलता रहा, 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, क्योंकि ये सब जो 1-2 महीना जो बीता है ना, वो ऐसे बीता है क्योंकि जब हम होटल में रहते थे, होटल के बाद हमको अपार्टमेंट लेना था, तो सारा ध्यान फिर उसी में रह गया। फिर सब शिफ्टिंग में, मतलब शिफ्टिंग तो क्या ही थी, लेकिन जैसे होता है कि आपको प्रॉपर सेटल होना है। आप जब एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हो, तो आपको फिर रहता ही है कि हाँ, ये सामान खरीदना है, वो सामान खरीदना है, तो उन सब में मैं बिज़ी रही। ठीक है, 1-2 महीना मेरा ऐसे चला गया। फिर मैंने दोबारा से रिफ्रेश किया, मैंने कहा दोबारा से चेक करते हैं, कुछ तो होगा। नहीं, कोई रिज़ल्ट नहीं। फिर मैंने छोड़ दिया वो, मैंने जो होप होती है ना एक, कि मैंने छोड़ दी, मैंने कहा ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। फिर मैंने अपने इंडियन जो मेरे कोलीग्स थे, एम्प्लॉइज़ थे पास्ट कंपनी के, मैंने उनसे भी बात करी कि अगर आप रेफ़र कर सको, तो इस कंपनी में मैं काम करती थी, वो कंपनी यहाँ पर भी है बट वो न्यूयॉर्क में है। अब न्यूयॉर्क में यहाँ से जाना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल काम है। तो इसलिए मैंने रिमोट के लिए पूछा, बट कुछ अवेलेबल नहीं था और वो भी टाइम डिफरेंस था, तो नहीं हो पाता। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैंने कहा एक बार के लिए, फिर मैंने सोचा छोड़ दो, कोई बात नहीं। जब माता रानी का सिग्नल आएगा कोई, तो मिल जाएगी जॉब, वरना इट्स ओके, कोई बात नहीं, वेट कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए। उसके बाद मेरे पास एक कॉल आती है, वो आती है अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में जब मैंने देखा कि मेरे पास कॉल आ रही है, ठीक है, और कॉल आई, फिर आई कहाँ से, वो मॉन्स्टर से, जो कि अभी तक का मेरा सबसे रिग्रेट डिसीजन रहा है, उस पे अपना प्रोफाइल देकर। कॉल आती है,
प्रॉपर प्रोफेशनल जैसे रिक्रूटर कॉल करते हैं वैसे ही मुझे कॉल आई, वैसे ही मुझसे क्वेश्चन पूछे गए, मेरा बायोडाटा लिया गया और मेरे बारे में पूरा ये पूछा गया कि क्या एक्सपीरियंस है, आपकी प्राइमरी स्किल सेट क्या है, आपकी सेकेंडरी स्किल सेट क्या है, क्यों आप चेंज करना चाह रहे हो, ये सब चीज़ें मुझसे पूछी। क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल एचआर मेरे को पता है कि रिक्रूटर क्या-क्या क्वेश्चंस पूछता है कैंडिडेट से, वही सब मुझसे पूछा गया एंड मैंने बिलीव किया बिकॉज़ सब कुछ प्रोफेशनल लग रहा था। तो जब वो राउंड हो गया उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका अब मैनेजरियल राउंड होगा, वो होगा आपका नेक्स्ट डे एंड मैं खुश। मैंने कहा अरे यार अच्छा ठीक है, रिमोट है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा इसमें। तो फिर मेरा मैनेजरियल राउंड होता है नेक्स्ट डे। मैं कॉल लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद मेरा डिस्कशन चलता है, कम से कम 20 टू 25 मिनट्स तक का वो डिस्कशन चला मेरा। उन्होंने सब कुछ मुझे बताया कि आपकी सैलरी जो होगी वो होगी 3 लैक्स पर मंथ। मैंने कहा क्या? मतलब 3 लैक्स पर मंथ मैं इतना कमाऊँगी? ये सब हो गया यार, ऑब्वियसली 3 लाख महीने का अगर आप इंडियन करेंसी से देखो तो भाई साहब बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, ओके। उन्होंने बोला रिमोट है, मैंने कहा ये तो और भी बढ़िया है। फिर उन्होंने बोला कि लेकिन जो आपकी स्किल सेट है ना, जो आपका स्किल है एचआर का, वो उससे मैच नहीं होगा क्योंकि डेज़िग्नेशन हमारी अलग होगी। तो मैंने बोला आप मुझको बताओ उसका भी प्रोसेस। उन्होंने बोला कि आपको शिपिंग कोऑर्डिनेटर की डेज़िग्नेशन दी जाएगी। तो मैंने बोला ये तो मुझे आता ही नहीं है, मेरे को नहीं पता है इसका कैसे है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो कंपनी है, पहले मैं आपको हाँ ये बता देती हूँ उस कंपनी का ओवरव्यू क्या था। तो जिस कंपनी से मुझे कॉल आई थी उन्होंने बोला इवेंट एंड मार्केटिंग कंपनी है और हम लोग आपको कुछ प्रोडक्ट्स देंगे। जैसे कोई किसी ने ऑर्डर कराई है ड्रेसेस, ठीक है, तो वो हम आपको पूरा पैक करके देंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका बारकोड चेक करना है। वो जो नंबर्स लिखे रहते हैं सीरियल नंबर, वो आपको नोट डाउन करना है और इनवॉइस आपको उसमें दी गई होगी, इनवॉइस आपको अपडेट करनी है। उसके लिए उन्होंने मुझको बोला कि हम आपको एक वेब पोर्टल देंगे, पूरा आपका मेल आईडी से और आपका पासवर्ड जो भी क्रेडेंशियल्स होते हैं वो सब देंगे। तो मुझे सब रियलिस्टिक लगा, मैंने कहा यार ओके। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप ये चीज़ करो और हम आपको मंथ बाय मंथ सैलरी पे करते रहेंगे। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने बोला कि ठीक है अब आपको क्या करना है, हम आपको सपोज़ कोई प्रोडक्ट भेजेंगे, आपको वो यूपीएस के थ्रू भिजवाना है आगे। तो जैसे इंडिया में ब्लू डार्ट होता है, ठीक है? ब्लू डार्ट से क्या होता है, लोग कुरियर करते हैं। एक घर से दूसरे घर कुरियर करते हैं, तो वही सिस्टम यहाँ पर है, यहाँ पर यूपीएस चलता है। ऐसे ही मुझे करना था। तो मैं क्या करती थी, मैंने सब कुछ डिटेल्स ली, उसके बाद उसको पैक किया ढंग से और फिर हम उसको ड्रॉप करने जाते थे यूपीएस स्टोर। वहाँ से फिर वो उस बंदे के पास जाता था कुरियर। ये सब चलता रहा, 1 महीना हो गया। मैंने पूरा ऑफ़र सब एक्सेप्ट कर लिया, सिग्नेचर कर दिए। उसके बाद ऑफ़र लेटर जो आया था वो प्रॉपर कॉन्फिडेंशियल ऑफ़र लेटर था, प्रॉपर सिग्नेचर थे उस बंदे के एंड प्रॉपर तरीके से पॉलिसीज़ भी लिखी हुई थी, टीएनसी लिखे हुए थे। मैंने कहा यार बहुत सही है, मैंने रिसर्च भी करी थी। मैंने गूगल पे रिसर्च भी करी थी, तो उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे लाइक 4.5 5 रेटिंग्स ऐसे-ऐसे हर उस पे मतलब ग्लासडोर पे भी था। तो मैंने कहा यार ये तो सही है, ठीक है। मैंने अंकित को बोला, मैंने कहा अंकित ऐसे-ऐसे जॉब लग गई है। तो अंकित भी खुश कि भई चलो ठीक है, प्रॉपर सेविंग्स हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, निर्भया का फ्यूचर भी बढ़िया हो जाएगा। से माँगते हैं बैंक डिटेल्स। मैंने कहा यार सब सही लग रहा था भाई। अब अगर मैं रिक्रूटर हूँ और मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप मुझको अपना वीज़ा कॉपी दीजिए, पासपोर्ट कॉपी दे दीजिए, बैंक डिटेल्स दे दीजिए, अपना घर का एड्रेस दे दीजिए, तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे आप मेरे को भेज दोगे, मेल कर दोगे, ठीक है? ऐसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझको बोला कि आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए, राउटिंग नंबर दे दीजिए और एसएसएन नंबर दे दीजिए। जैसे आधार कार्ड होता है इंडिया में, ऐसे ही यहाँ पे एसएसएन चलता है, वो दे दीजिए, अपना पासपोर्ट कॉपी दे दीजिए और वीज़ा कॉपी दे दीजिए। मैंने सब दे दिया और वो भी बिल्कुल सही दे दिया। मुझको लगा ठीक है यार सैलरी आएगी, इसी में आएगी, ये सब चीज़ें हो गई हैं। ये सब रहा भाई दिमाग में। फिर क्या होता है, 1 महीना बीत गया। मैंने कहा यार सैलरी नहीं आई। तो मैंने फिर ना उस ब जो जिस रिक्रूटर ने मुझे कॉल किया था, मैंने उसको मेल किया। तो मैंने उसको मेल किया कि वही सैलरी के बारे में, सैलरी नहीं आई है, 1 महीना हो गया है, तो कुछ प्रोसेस है इसका। उसने बोला कि अभी कैलिफ़ोर्निया में आग लगी थी, तो हमारा वेयरहाउस जल गया था, तो इस वजह से हम लोग सैलरी नहीं दे पाए। आई मीन व्हाट? आपके लिए कोई एम्प्लॉयी, आपकी कंपनी का कोई एम्प्लॉयी काम कर रहा है और आप उसको सैलरी नहीं दे रहे हो और वो भी ये रीज़न बता रहे हो कि वेयरहाउस में आग लग गई है, इसलिए सैलरी नहीं मिल रही है। मतलब आउट ऑफ माइंड। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको 2 हफ्ते बाद देंगे सैलरी। मैंने कहा ठीक है, ओके। मैंने दिया 2 हफ्ते बाद, मैंने पूरा काम किया जो-जो उन्होंने टास्क दिए, मैं वो करती रही और अपडेट करती रही उनके पोर्टल पे। फिर जब हो जाता है 2 हफ्ते, फिर मैं पूछती हूँ, मैंने कहा सैलरी? तो कोई रिप्लाई नहीं आता उसका। फिर मैंने उसको दोबारा मेल करा, मैंने कहा आप ऐसा करो मुझको फ़ोन नंबर दो अपना, ताकि मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर सकूँ और प्रॉपर हमारी कम्युनि
और प्रॉपर हमारी बातचीत हो। उसने मुझे मेल पे रिप्लाई किया और उसने मुझे बोला कि मैं अपने एम्प्लॉय से फ़ोन पे बात नहीं करता हूँ, मैं बस मेल पे रिप्लाई करूँगा, आपको जो क्वेश्चन पूछना है आप वो मेल पे पूछ लो, मैं उसमें रिस्पॉन्स करूँगा। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, अगर किसी को पूछना है, अर्जेंट पूछना है और आप मेल्स पे अवेलेबल नहीं हो, तो कैसे रीच आउट करोगे? ये भी लिखा मैंने। उन्होंने बोला कि ठीक है आप सैलरी तक का आप क्या बोलते हैं सैलरी का पूछ रहे हो, मैं आपको बताता हूँ सैलरी आपको मिल जाएगी, 1-2 दिन में मिल जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, 1-2 दिन बाद देख लेते हैं, तब भी सैलरी नहीं आई। फिर मैंने दोबारा उसको बोला, मैंने कहा आपने बोला कि 2 हफ्ते बाद सैलरी मिलेगी, मैंने वेट किया, आपने बोला 2 दिन बाद फिर मिलेगी सैलरी, आपने बोला 2 दिन बाद मिलेगी सैलरी, मैंने तब भी वेट किया। मैंने कहा व्हाट नेक्स्ट? तो तब उन्होंने मुझे बोला कि हमने आपको कुछ अभी प्रोडक्ट्स भेजे हैं, ठीक है? आप उनको यूपीएस स्टोर छोड़ के आ जाओ, ठीक है? अगर आपने वो नहीं छोड़े, तो आपको हम सैलरी नहीं देंगे। एक तरीके से क्या था? ब्लैकमेल। अगर आपने प्रोडक्ट्स नहीं भेजे स्टोर में तो हम आपको सैलरी नहीं देंगे और अगर आपने भेज दिए तो हम आपको सैलरी अभी दे रहे हैं। मैंने कहा मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में परेशान हो गई थी, मैं कंफ्यूज हो गई थी कि यार मैं क्या करूँ, मैं भी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं एंड ऐसा लग रहा है कि फंस गए। मैंने कर दिया वो भी, ठीक है। फिर मैंने कुछ उनको बता दिया कि मैंने भेज दिया है और मैंने फोटो क्लिक करी, फोटो क्लिक करके भेज दी कि मैंने कहा ये देखो मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप मेरे को बता दो सैलरी कब दे रहे हो। विद इन हाफ एन आवर उन्होंने जो वेब पोर्टल मेरे लिए बनाया था वो वेब पोर्टल हटा दिया, मुझको वहाँ से डीएक्टिवेट कर दिया। मेरे सारे क्रेडेंशियल्स के जो जो मेरा क्रेडेंशियल था उसका एक्सेस भी उन्होंने हटा दिया, ठीक है। नो ईमेल, नथिंग। कैसे बात करूँ, ठीक है। तो समझ लो, और मैंने फिर ये जो पूरा काम किया था ये मैंने 3 महीने किया। 3 महीने की सैलरी आप समझ रहे हो, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 9 लाख रुपए मेरा ऐसे डूब गए। तो कभी कभी यही हो जाता है कि आप मेहनत करते हो लेकिन फल नहीं मिलता है। और मैंने पूरी रिसर्च भी करी थी कि कैसे होगा, ये मैंने पूरी रिसर्च भी करी है कि मतलब जो मैं ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे जॉब करूँगी सही है, और बिल्कुल सही था, सब कुछ सही था। लेकिन वो बोलते हैं ना कि अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी, तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी वो मुझसे। तो मैं आपको दोस्तों यही बताना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि आपको अगर कोई भी कॉल आए, चाहे वो पार्ट टाइम के लिए आए, चाहे वो फुल टाइम के लिए आए, तो हमेशा उस उस जॉब के बारे में प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना और हमेशा याद रखना कि आपको जिससे भी कॉल आता है वो नंबर आप ज़रूर सेव करिए। और आपको कोई भी मेल आता है तो मेल जिसने मेल किया है उसका डोमेन चेक कर लीजिए, @gmail है, याहू है, हॉटमेल है या रेडिफ मेल है, कुछ भी, ठीक है। ये सब चीज़ें ज़रूर चेक करिए, डोमेन बहुत ज़रूरी है चेक करना। उसके बाद आप जिसका भी मेल आता है कंपनी से, आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर ज़रूर रखिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, आप किसके अंडर काम कर रहे हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब बाहर हो तो बाहर के रूल्स बहुत अलग होते हैं। इंडिया में तो कुछ सँभाला भी जाता है लेकिन बाहर आप नहीं कर सकते हो ये सब। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और तो काम स्टार्ट हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर जब मुझे पता चला कि मैंने ये सब मेरे साथ हो गया है, बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, क्योंकि भाई वेब पोर्टल हटा दिया है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, मैं किससे बात करूँ? और जिसने मेरा मैनेजरियल राउंड लिया था, उस लड़की को भी मैं कॉल कर रही हूँ, उसमें भी कॉल नहीं लग रही है। समझ रहे हो? मैंने कहा यार ये कहाँ फँस गई मैं, 3 महीने की सैलरी मेरी चली गई। उसके बाद मैं सीधा गई बैंक, जहाँ पे मैंने अपना अकाउंट क्रिएट करवाया था। मैं गई, वहाँ पे मैंने उनको बोला कि मेरा जो डेबिट कार्ड है, वो प्लीज़ उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए, बिकॉज़ मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो गया है। तो जो बैंक में लेडी थी, उन्होंने यही बोला, वो गुजराती थी, तो उन्होंने यही बोला कि आपको बहुत कॉशियस रहना चाहिए इन सब चीज़ों में, जब कोई आपसे बैंक डिटेल्स माँगे, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक डिटेल्स है, एसएसएन नंबर है, इसी के ज़रिए ये लोग लिंक कर लेते हैं और सारे पैसे निकाल लेते हैं। बट टचवुड ये था कि मैं सही टाइम पे चली गई और उन्होंने सही टाइम पे मेरा डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिया। तो इसीलिए आपको मैं यही सलाह दे रही हूँ कि जब भी आप नई जगह जाओ, ज़रूरी नहीं है यूएस में, कहीं भी आप जाओ इंडिया से बाहर, तो अपने तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको यही बताती हूँ कि जब भी आप कहीं बाहर जाओ और कोई आप मतलब कहीं बाहर जाओ, चाहे पढ़ने जाओ, चाहे जॉब करने जाओ, तो अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। और दूसरा ये होता है कि आपको अपने जो भी पर्सनल डिटेल्स है, सबसे पहले किसी को देने से पहले उस पर रिसर्च करिए। कंपनी में यहाँ पे बहुत फ्रॉड्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे-ऐसे आपसे पैसे माँगेंगे लेकिन देना मत। तो ये जो मेरे साथ हुआ है ना, ये 3 महीने बहुत गंदे वाले कटे हैं ना तो
नहीं मैं बिलीव कर पा रही हूँ, बट येस अभी मुझे थोड़ा-सा लग रहा है बताने में, लेकिन जब उस टाइम जो 3 महीने मेरे मेरे साथ बीते हैं, वो मैं ही जानती हूँ। जैसे-जैसे मेरे साथ ब्लैकमेल हुआ है कि आप ये नहीं, ये सब XYZ जो भी चीज़ें थी, तो इसीलिए बस मैं आपको यही बताती हूँ कि सावधान रहें, सतर्क रहें। ज़रूरी नहीं है कि ये सब बाहर होता है, ये इंडिया में भी होती हैं चीज़ें, लेकिन हम लोगों को ही सतर्क रहना पड़ेगा, हम लोगों को ही अटेंटिव रहना पड़ेगा। इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, कोई हमारे अकाउंट के साथ छेड़-छाड़ तो नहीं कर रहा है, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन कीजिए और मुझे बताइए कि अगर आपके साथ ये सब हुआ है, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, कंपनी ने कोई आपके साथ फ्रॉड किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताइए एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए गाइज़, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। चलिए गाइज़, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।